हाय एवरीवन, आज का लेक्चर आने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड रिलेटेड आर्टिकल। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ ही है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड रिलेटेड आर्टिकल। आज तक के जितने भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछे गए हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया नेचर का इमेज है। देखिए आज पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विथ रिलेटेड आर्टिकल, संवैधानिक निकाय एवं संबंधित अनुच्छेद। ठीक, तो चलिए बारी बारी से हम देखेंगे। टोटल 13 से 14 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इम्पोर्टेंट है, जो कि पिछले कुछ समझिए हर एग्ज़ाम में पूछता है और एक एग्जामिनर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। ठीक, तो पहला हो गया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पहला हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको तो आप सभी जानते होंगे, इसको शॉर्ट में कौन बोलते हैं, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। IC को हिंदी में ही भारत का निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, निर्वाचन आयोग। और इस आयोग का, इस बॉडीज का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का क्या काम है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का काम है इलेक्शन कराना। अब इलेक्शन कराना था किसका इलेक्शन कराना, तो इसमें आ जाता है क्या चीज़, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज हो गया, प्रेसिडेंट हो गया एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इन सभी का इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको याद रखना हमेशा ज़रूरी है। इसका आर्टिकल भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका आर्टिकल और ये किस का इलेक्शन कराता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में दे देगा लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, और एक दूसरा दे देगा, पूछेगा कि कौन नहीं कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका इलेक्शन नहीं कराता है। तो अगर ये जानेंगे तो आप आराम से मार सकते हैं कि कौन नहीं कराता है। ठीक, और ये कौन सा आर्टिकल में है, इसका आर्टिकल है कितना, 324। कौन सा, 324 आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 324। ठीक, अब हम दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको कुछ बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या चीज़, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्टकट में क्या चीज़ बोलते हैं, UPSC। और इसको हिंदी में क्या चीज़ बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। ये तो सभी जानते ही होंगे, क्या चीज़ बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। इस संघ लोक सेवा आयोग का क्या काम है, ये इसका जितना भी ग्रेड A एंड ग्रेड B का जितना भी ऑफिसर रैंक जॉब है, ये सारा कौन कंडक्ट कराता है, ये सारा सब UPSC कराता है। जितना भी सेंट्रल लेवल का ग्रेड A, ग्रेड B, ये सब का ऑफिसर लेवल जॉब है, जो सब UPSC कंडक्ट कराता है। और इसका कितने आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर कितना है, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक। ठीक, ये दूसरा हो गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब हम तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, ये भी इससे रिलेटेड है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको अच्छी बोलते हैं SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक,
और इसका भी वही काम है जो यूपीएससी का काम है, परंतु यूपीएससी सेंटर में कराता है, ये क्या चीज़ में कराता है, स्टेट में। स्टेट में जितना भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, जितने भी टॉप लेवल के ऑफिसर होते हैं, उनको इनका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, किसके द्वारा होता है, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और इसका भी आर्टिकल उतना ही के बीच है, 315 से लेकर 323 के बीच में। ठीक, 300 हो गया, 3 गो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। पहला कौन सा, पहला हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और तीसरा हो गया कौन सा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, ये तीनों याद रखिएगा। और चौथा, अब चौथा की तरफ चलते हैं। चौथा कौन सा हो गया, चौथा हो गया फाइनेंस कमीशन। इसको हिंदी में कोई बता सकते हैं क्या बोलते हैं फाइनेंस कमीशन को, वित्त आयोग। कौन सा, वित्त आयोग। और इसका फाइनेंस कमीशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस कमीशन का क्या काम रहता है, इस कमीशन का काम रहता है कि जो टैक्स रेवेन्यू होता है उसको स्टेट और यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक, इतना देख लिए। और ये पूछेगा एग्ज़ाम में कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो बता सकते हैं कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280। ठीक, अब हम पाँचवा की तरफ चलते हैं। पाँचवा में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं क्या चीज़, CAG। शॉर्टकट में क्या चीज़ बोलते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या चीज़, कंट्रोलर, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को हिंदी में क्या चीज़ बोलते हैं, भारत के क्या चीज़ बोलते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, और इसका काम क्या चीज़ रहता है, CAG का काम रहता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसको ऑडिट करना, जितने भी इसमें जो पैसा से रिलेटेड जितने भी काम हैं उसको ऑडिट कौन सा करता है, इसका क्या चीज़ काम करना है, इसका काम है ऑडिट करना। जितने भी पैसे से रिलेटेड काम होते हैं उन सभी को ऑडिट करना, मतलब कागज़ पे तैयार करना, किसका काम है, CAG का। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होते हैं उन सभी को ऑडिट कौन करता है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 के अंदर आता है। ठीक, अब हम देखें कौन सा, छठा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। छठा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सा हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं क्या चीज़, महान्यायवादी। इसका ये जो अटॉर्नी जनरल है, इसको हम बोल सकते हैं हाईएस्ट लीगल ऑफिसर या चीफ लीगल एडवाइज़र ऑफ इंडिया। जो इंडिया का समझिए कि सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर कौन होता है, ऑडिटर जनरल। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर कोर्ट में अगर कोई भी केस लड़ा जाता है, कोर्ट केस होता है, तो उसको कौन लड़ता है, अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं हाईएस्ट लीगल
ऑफिसर एंड चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कोर्ट केस लड़ना हो तो सरकार तो लड़ेगी नहीं, उसके लिए सरकार ने किसको बनाया है? अटॉर्नी जनरल को बनाया है। अगर कोई भी सरकार के खिलाफ केस करता है तो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लड़ेगा। ठीक, ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 76। ठीक, अब हम देखते हैं 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा हो गया? ये हो गया एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल भी सेम अटॉर्नी जनरल की तरह ही है, परंतु ये क्या चीज़ है? स्टेट लेवल पे है। अगर कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी कंपनी हो गया, किसी अगर स्टेट गवर्नमेंट से लड़ना है तो सरकार तो लड़ेगी नहीं, इसके लिए बनाया है क्या चीज़? इसके लिए बनाया गया है एडवोकेट जनरल कि अगर सरकार को, अगर राज्य सरकार को कोई भी कोर्ट केस में फंसाता है या उस राज्य सरकार को लड़ना पड़ता है तो इसके लिए एडवोकेट जनरल लड़ेगा। इसको हिंदी में क्या चीज़ बोलते हैं? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है बता सकते हैं? आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल नंबर 165 लिखने को तो लिख सकते हैं कि हाईएस्ट लीगल ऑफिसर एंड चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक, ये स्टेट का कुछ होता है, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, ये स्टेट का होता है एडवोकेट जनरल, और अटॉर्नी जनरल हो गया क्या जी का हो गया? सेंटर का हो गया। ठीक, अब 8वां की तरफ देखते हैं। 8वां कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये भी बहुत ही फेमस है। कौन सा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक, कौन सा हो गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कहते हैं NATIONL, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और इसका काम है जितना भी शेड्यूल कास्ट के अंदर जितना भी हमको अगर किसी को इन्वेस्टिगेट करना है या मॉनिटर करना है तो कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये कौन सा आर्टिकल में आता है? कोई भी बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि कैसा लगा आपको। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता, अगर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक, उसके बाद कोई बता सकते हैं किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 338, 338। ठीक, अब 9 नंबर में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? 9 नंबर में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये जितना भी इन्वेस्टिगेशन हो गया, मैटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका निपटारा अगर शेड्यूल ट्राइब के अंदर आता है तो इसका निपटारा कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक, ऐसे लिखने का लिख सकते हैं इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर्स ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स। अच्छा, ये तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल में आता है? 338। ये तो आपको पता चल गया। और बताइए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब किस आर्टिकल में आता है?
तो ये भी हो गया कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 338 के ए में आता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 हो गया, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338 ये हो गया। ठीक, अब 10वां नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। कैसे हो गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक, इसका भी ठीक वही काम है कि जितने भी शेड्यूल बैकवर्ड क्लास के अंदर जितने भी मैटर को मॉनिटर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ये सब कौन करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। कौन सा हो गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये किस संविधान संशोधन द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, कोई भी बता सकते हैं। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 2018 में। 2018 में 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, कोई बता सकते हैं। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में आता था, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338 से, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कौन सा आर्टिकल में है, 338 बी में आता है। ठीक, इतना तो हो गया। अब हम लोग कौन सा नंबर देखेंगे, 11वां नंबर। ठीक, 11वां नंबर में 11वां नंबर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आता है, ठीक, कौन सा, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। कौन सा जो भाषाई अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार, शेष अधिकार, अधिकारी। ठीक, क्योंकि ऑफिसर हुआ है कौन सा, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। इसमें भी जितने अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक आते हैं उनका किसी भी मटेरियल से इन्वेस्टिगेट करना है, मॉनिटर करना है, वो कौन करते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 350 के कौन सा, बी में। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन से आर्टिकल में आते हैं, 350 बी में। ठीक, 11 नंबर तक हम लोग देख लिए हैं। हम देखें कौन सा, 12 नंबर। 12 नंबर में कौन सा आता है, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक, इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, अंतर राज्य परिषद, अंतर राज्य परिषद। ठीक, इस इंटर स्टेट काउंसिल का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका क्या काम है, इसका काम है इस्टेब्लिश टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसको किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था, कोई बता सकते हैं, टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इंटर स्टेट काउंसिल को इसलिए बनाया गया था क्योंकि यूनियन और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए इसको किया गया था। और इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल नंबर 263,
263। पूछेगा कि इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, किस आर्टिकल के तहत आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 263। ठीक, अब हम लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि 13वां नंबर का है, कौन सा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी का फुल फॉर्म तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्या चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी काउंसिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, जीएसटी काउंसिल क्या चीज़ है, यह जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट फोरम है, जॉइंट फोरम है किसका, ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट फोरम क्यों है, क्योंकि यह विशेष बहुमत द्वारा बनाया गया है, और जीएसटी विशेष बहुमत से बनता है, क्योंकि इसमें मेजोरिटी चाहिए प्लस जीत, और स्टेट का भी इसमें क्या चाहिए, सहमति चाहिए। ठीक, और ये किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, 101वां संविधान संशोधन कब, 2016 द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाया गया है। ठीक, और ये किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल नंबर 279A। ठीक, आर्टिकल नंबर 279A। ठीक, एक बार फिर से हम आप सभी को रिवीजन करा देते हैं। ये 13 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाए हैं, इन सभी को रिवीजन करा देते हैं। पहला में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा में कौन सा है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तीसरा कौन सा है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। चौथा कौन सा हो गया, फाइनेंस कमीशन। पाँचवा कौन सा हो गया, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। छठा कौन सा हो गया, अटॉर्नी जनरल। सातवां कौन सा हो गया, एडवोकेट जनरल। आठवां कौन सा हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 9 नंबर कौन सा हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। 10 नंबर कौन सा हो गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 11 नंबर कौन सा हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक, 12 नंबर कौन हो गया, जीएसटी काउंसिल। और 13 नंबर कौन सा हो गया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये 13 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 13 आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा, काहे कि हर एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक में क्लास चाहिए, किसी दूसरे टॉपिक को समझने में परेशानी हो रही है, तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या परेशानी आ रही है। ठीक, इसमें हम सुधार करेंगे। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।